Hello, my dear students. Today I am going to teach Basic Electrical Engineering subject, Unit number 1. The unit name is DC Network Theory. The following contents we have to discuss in lecture number 1. The first of all, I have to discuss about concept of network and circuit. After that, classification of electrical network, then Ohm's law and types of sources. Under the types of sources, we have to cover voltage source and current source. And the last topic of this lecture number 1 is source transformation. सो कम टू द पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट को डिजाइन करने के लिए जिस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है उस कंपोनेंट को हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। लाइक वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ऑल आर नेसेसरी कंपोनेंट फॉर डिजाइनिंग अ एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और अ सर्किट। दैट्स व्हाई दिस इज अ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। Now I have to discuss about what is network and circuit and difference between network and circuit. A combination of various electrical elements like resistor, inductor, capacitor and voltage sources and current sources and etc. in which there may or may not be a closed path is known as a electrical network. Whereas in a circuit there is also a combination of a different electrical elements in which there is a closed path. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपका कोई ये फिगर नंबर 1 में कोई आपका सर्किट दिया हुआ है और इसमें कोई क्लोज पाथ नहीं है, दैट मीन्स एज पर आवर definition in network there may or may not be a closed path, that's why this is a network. But circuit में हमारा कोई closed path, but in the circuit there must be a closed path, that's why this is not a circuit. But हम अगर सेकेंड फिगर में देखें तो एज पर आवर डिफिनीशन कि नेटवर्क में हमारा क्लोज पाथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हमारा नेटवर्क तो होगा ही, साथ में सर्किट में हमारा क्या होना चाहिए, क्लोज पाथ का होना कंपलसरी है। दैट्स व्हाई दिस नेटवर्क इज आल्सो सर्किट। नाउ कम टू द पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। सो based on the different parameter, that means based on energy, based on direction and based on linearity, we have to classify the elements or a network in this following basis. First of all, I have to classify on the basis of based on energy. On the base of energy, any electrical elements can be classified into a active element and passive element. Active elements are those elements which are capable to deliver electrical energy. तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में देखें, जो एलिमेंट्स हमारी एनर्जी को डिलीवर कर सकती है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। लाइक वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बैटरी, जनरेटर, ऑल आर कैपेबल टू डिलीवर एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज अ एक्टिव एलिमेंट। अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में ट्रांजिस्टर आपका क्या होता है, एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो जो एलिमेंट्स एनर्जी को कंट्रोल करते हैं उसको भी हम एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में रखते हैं, और जो एलिमेंट एनर्जी को कंट्रोल ना करें उसको हम पैसिव एलिमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। लाइक डायोड इज अ पैसिव एलिमेंट, क्योंकि ये एनर्जी को कंट्रोल नहीं करता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की बात करूं तो। अब पैसिव एलिमेंट क्या होगा, ऑल दोज एलिमेंट्स which are capable to dissipate, absorb or receive energy is known as a passive element. फॉर एग्जाम्पल अगर रजिस्टर की बात करें तो ये हीट के फॉर्म में एनर्जी को डिसिपेट करता है। कैपेसिटर एंड इंडक्टर की बात करें तो ये क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली ये एनर्जी को स्टोर करता है। दैट्स व्हाई दिस इज अ पैसिव एलिमेंट। नाउ कम टू द पॉइंट, यूनिलैटरल एलिमेंट एंड बाइलैटरल एलिमेंट। यूनिलैटरल एलिमेंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में करंट के डायरेक्शन के चेंज करने पे अगर उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाता है तो हम यूनिलैटरल एलिमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल डायोड, आगे की स्लाइड में हम इसे सर्किट की हेल्प से देखेंगे। बाइलैटरल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो अगर किसी भी एलिमेंट में
करंट के डायरेक्शन के चेंज होने पे उस एलिमेंट का अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होता है तो उस एलिमेंट को हम बाई लेटरल एलिमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बाईलेटरल एलिमेंट। अब इसको हम सर्किट की हेल्प से देखते हैं। यूनिलैटरल एलिमेंट में मैंने एग्जांपल दिया था डायोड का, और हमने ये बोला था कि करंट के डायरेक्शन के चेंज होने पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि डायोड में पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होता है और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होता है। अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करूँ और बैटरी के पॉजिटिव को एनोड के साथ कनेक्ट करूँ और बैटरी के नेगेटिव को मैंने कैथोड के साथ कनेक्ट करूँ, तो आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज, नी वोल्टेज विच इज नोन एज अ नी वोल्टेज, करंट आपकी एब्रप्टली इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो करंट आई होगी एब्रप्टली इंक्रीज होगी और जिसका डायरेक्शन होगा लेफ्ट टू राइट। अगेन मैं सेम बैटरी को रिवर्स में कनेक्शन करूँ, डेट मीन्स एनोड को बैटरी के नेगेटिव के साथ और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव के साथ में, तो आपका डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस का मीनिंग होता है कि डायोड आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, डेट मीन्स करंट की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तो आइडियली करंट की वैल्यू तो जीरो हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे जैसे आप नेगेटिव में वोल्टेज को इंक्रीज करते हो आपका रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होता है, और आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज विच इज नोन एज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहाँ पे अवलांच ब्रेकडाउन होता है और करंट अब्रप्टली इंक्रीज होती है। तो इन दोनों केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फिगर में पॉजिटिव वोल्टेज पे पॉजिटिव करंट आ रही है, वो ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। सेकेंड फिगर में नेगेटिव वोल्टेज पे आपकी रिवर्स में स्मॉल अमाउंट में रिवर्स लीकेज करंट आ रही है, तो आपका ग्राफ कहाँ पे चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो अगर मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं इस डायोड की, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है सिमेट्रिकल नहीं है, और हमने ये बोला था कि करंट के डायरेक्शन के चेंज होने पे अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाता है तो आपका यूनिलैटरल एलिमेंट होगा। हेंस इट इज प्रूव्ड डायोड इज अ यूनिलैटरल एलिमेंट। नाउ कम टू द एग्जांपल ऑफ बाईलेटरल एलिमेंट। जैसा कि हमने बताया था रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज अ बाईलेटरल एलिमेंट, तो इसको भी हम सेम एग्जांपल जैसे हमने पीछे वाले स्लाइड में डिस्कस किया था उसी तरीके से देखते हैं। यहाँ पे कोई हमने सप्लाई वोल्टेज दिया और वोल्टेज हमने पॉजिटिव दिया, यहाँ पे हमने वोल्टेज की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया विद रिस्पेक्ट टू फिगर नंबर 1। यहाँ पे हमारा वोल्टेज V इस तरीके से रिप्लेस हुआ। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी I आपकी लेफ्ट टू राइट होगी, और यहाँ पे जो करंट हमारी फ्लो होगी राइट टू लेफ्ट होगी, और यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस R1 और R2 की वैल्यू इक्वल है। तो सेम मैग्नीट्यूड का हमने सप्लाई लिया है दोनों फिगर में, और सेम मैग्नीट्यूड का हमने रेजिस्टेंस लिया है, तो जो करंट होगी I फर्स्ट फिगर में और सेकेंड फिगर में इक्वल होगी। अगर मैं इसको I1 बोलूँ और इसको I2 बोलूँ तो I1 इक्वल टू I2 होगी। डेट मीन्स पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट, और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज तो नेगेटिव करंट। तो पॉजिटिव वोल्टेज पे पॉजिटिव करंट आ रही है एज पर फिगर नंबर 1, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। और सेकेंड फिगर की हेल्प से अगर मैं देखूं तो आपका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज दिया तो नेगेटिव करंट आएगा। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आप नेगेटिव में वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो नेगेटिव में करंट इंक्रीज हो रही है। डेट मीन्स आपका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है इस रजिस्टर का करंट के डायरेक्शन के चेंज होने पे चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ बाईलेटरल एलिमेंट। नाउ कम टू द पॉइंट, on the basis of linearity the element can be classified into a linear element and non-linear element। लीनियर एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लीनियर एलिमेंट को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ एंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। अगर कोई भी एलिमेंट इन दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करता है, डेट मीन्स अगर कोई भी एलिमेंट आपका ओम्स लॉ के प्रिंसिपल को ओबे करता है या लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो आपका एलिमेंट लीनियर एलिमेंट होगा। उसके जस्ट अपोजिट अगर कोई भी एलिमेंट सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता है या ओम्स लॉ के प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता है, तो वो सारे एलिमेंट आपके नॉन लीनियर एलिमेंट होंगे।
यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लीनियर एलिमेंट में हमने रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को लिखा हुआ है। तो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर क्यों आपके लीनियर एलिमेंट होंगे और डायोड आपका क्यों आपका नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। तो फर्दर स्लाइड पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी, अगर ये दोनों प्रिंसिपल ओबे हो रहे हैं तभी आपका लीनियर एलिमेंट होगा, अदरवाइज लीनियर एलिमेंट या लीनियर सिस्टम नहीं होगा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, y इक्वल टू के एक्स, ये हमारा कोई एक सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे x इनपुट होगा और y आउटपुट होगा और k आपका कांस्टेंट है। तो हमने दो इनपुट लिया x1 एंड x2 और इन दोनों इनपुट को हमने क्या किया, सिस्टम में फीड किया। सिस्टम में हमने क्या किया, इन दोनों इनपुट को फीड किया। तो कोरोस्पॉन्डिंग जो आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे y1 मिलेगा जो कि k इंटू x1 होगा और यहाँ पे y2 मिलेगा जो कि k इंटू x2 होगा। इन दोनों को मैं अगर यहाँ पे ऐड करूं तो आपको जो आउटपुट y3 मिलेगा वो क्या मिलेगा, y1 प्लस y2 मिलेगा और y1 और y2 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे k इंटू x1 प्लस x2 मिलेगा। ये तो हमारा फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड केस में क्या करेंगे, हम पहले ही हम इन दोनों इनपुट को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे जो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा x1 प्लस x2 मिलेगा। देन हम इसे क्या करेंगे, सिस्टम में फीड करेंगे। सिस्टम में फीड करने पे क्या होगा, जो भी हमारा इनपुट है वो k से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। दैट मीन्स जो y3 आएगा k इंटू x1 प्लस x2 आएगा। तो इन दोनों केस में हमारा जो आउटपुट है सेम है। दैट मीन्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ये फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इसको ब्रीफ करूं तो हमें पहले क्या करना है, इनपुट को सिस्टम में फीड करना है, देन ऐड करके आउटपुट हमें लेना है। सेकेंड केस में हमें क्या करना है, पहले ऐड करना है, देन सिस्टम में फीड करके हमें आउटपुट लेना है। अगर इन दोनों केस में हमारा आउटपुट सेम है, दैट मीन्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। होमोजेनिटी में हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को हम पहले किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम क्या करते हैं, इसको सिस्टम से पास करते हैं। तो y1 जो आपका आएगा यहाँ पे क्या आएगा, k इंटू a इंटू x1। दूसरे केस में क्या करते हैं, पहले हम सिस्टम से फीड कर लेते हैं और देन हम उसको किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके स्केलिंग करते हैं। तो अगेन जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, k इंटू a इंटू x1 आएगा। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने स्केलिंग किया, देन सिस्टम से फीड किया। और यहाँ पे हमने दूसरे वाले केस में क्या किया, हमने पहले सिस्टम में फीड किया, देन ए फैक्टर से हमने स्केलिंग किया और इन दोनों केस में आपका आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। और किसी भी सिस्टम को लीनियर होने के लिए लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को आफ्टर द डिस्कशन ऑफ ओम्स लॉ हम बताएंगे कि क्यों आपका रजिस्टर लीनियर है या डायोड नॉन लीनियर है। एज पर ओम्स लॉ, at constant temperature, pressure and humidity, the voltage drop across a conductor is directly proportional to the current passing through that element. That means किसी भी कंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके थ्रू जो करंट पास होती है। और हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड एटसेट्रा आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने एक कंडक्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट करी, बैटरी क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा, यहाँ से बैटरी के कनेक्ट करने से करंट का फ्लो होगा। अब हमें क्या करना है, इस रजिस्टर या कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को चेक करना है। वोल्टेज ड्रॉप चेक करने के लिए हमने वोल्टमीटर लगाया। वोल्टमीटर क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करेगा और इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर कौन करेगा, एमीटर करेगा। तो एज पर ओम्स लॉ, वोल्टेज ड्रॉप across a conductor is directly proportional to a current passing through that conductor, or VR equal to R into I, where R is a
proportionality constant which is known as a resistance of a that material or a conductor। अब हम इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। आपका VR क्या है? रिस्पॉन्स है। वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या है? रिस्पॉन्स है, क्योंकि आफ्टर पासिंग अ करंट इस कंडक्टर में आपका वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, तो रिस्पॉन्स को हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं और आपका इनपुट यहाँ पे क्या हो गया? करंट हो गया। तो हम अगर स्लोप की बात करें बच्चों, तो स्लोप आप क्या लिखते हो? y इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, और स्लोप को हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका y क्या है? y आपका क्या है? वोल्टेज है, और I क्या? आपका x क्या है? I है। तो इसको हम देखते हैं दो पॉइंट को कंसीडर करते हुए। यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 1 लेंगे और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लेंगे। पॉइंट 1 के करस्पॉन्डिंग आपका वोल्टेज V1 और पॉइंट 2 के करस्पॉन्डिंग आपका वोल्टेज V2। पॉइंट 1 के करस्पॉन्डिंग करंट आपका I1 और पॉइंट 2 के करस्पॉन्डिंग करंट आपकी I2। तो V2 और V1 का डिफरेंस आपका डेल VR देगा, और आपका I2 एंड I1 का डिफरेंस क्या देगा? डेल I देगा। तो अगर हम यहां से देखें तो जो आपका स्लोप है, स्लोप क्या है? y बाई एक्स। तो आप y की जगह पे क्या लिखोगे? डेल VR, और x की जगह पे क्या लिखोगे? डेल I। तो डेल VR डिवाइडेड बाई डेल I आपका क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स से कि जो रेजिस्टेंस आपका होता है एज पर VI कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोप होता है एक तरीके से। और स्लोप क्या है? इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका कांस्टेंट है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपका रजिस्टर क्या होता है? लीनियर एलिमेंट होता है। अगर मैं डायोड की बात करूं तो डायोड में आपका जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ हुआ था इस तरीके से हुआ था। दैट मीन्स यहाँ पे करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो रही थी, लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रही थी। इसलिए डायोड आपका क्या होगा? नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। Now come to the next point, types of sources। टाइप्स ऑफ सोर्सेज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज सोर्स, देन आफ्टर करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम सिंपल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका है Vs आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है, जहां पे इसके दो टर्मिनल हैं A एंड B। ए टर्मिनल आपका पॉजिटिव, बी नेगेटिव। इस टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज को हम या तो VT से रिप्रेजेंट करते हैं या VL से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज बोलते हैं। और यहाँ पे आपका क्या कनेक्ट होता है बेटा? लोड कनेक्ट होता है। लोड के करस्पॉन्डिंग जो करंट फ्लो होगी IL होगी। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट एवर बी द लोड करंट, टर्मिनल वोल्टेज और लोड वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर मैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बनाऊं तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है जिसकी वैल्यू स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट करते हैं या RS से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मैंने बोला कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है वो लोड करंट पे इंडिपेंडेंट होता है, दैट मीन्स VT इक्वल टू VS होता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी सोर्स की जो रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में जीरो होती है। अगर ये जीरो है दैट मीन्स ये शॉर्ट सर्किट है, और ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा? VT इक्वल टू VS आएगा, व्हाट एवर बी द लोड करंट। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पे। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको कि हम R सब्सक्रिप्ट S से डिनोट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे KVL इक्वेशन लिखूं तो VT या VL को आप क्या लिखोगे? अगर यहाँ पे आपका ये लोड करंट फ्लो हो रहा है तो VT या VL को हम इस तरीके से लिख सकते हैं VS माइनस IL इंटू RS। तो जैसे जैसे हमारी लोड करंट इंक्रीज होगी हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज होगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट इन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स टर्मिनल वोल्टेज इज डिपेंडेंट ऑन अ लोड करंट। तो यहाँ पे आपका टर्मिनल वोल्टेज है Y एक्सिस पे और X एक्सिस पे आपका लोड करंट है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज कर रहे थे
आपका टर्मिनल वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था और VT इक्वल टू VS आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, 0 था। जबकि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, लोड करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो सोर्स वोल्टेज से डिक्रीज हो रहा है। इस इक्वेशन में अगर मैं बात करूं, RS की वैल्यू को 0 कर लूं, तो RS की वैल्यू को 0 करने पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और VT इक्वल टू VS हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका सोर्स क्या बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स बन गया, कब, जब आपने RS की वैल्यू को 0 किया। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं करंट सोर्स में, आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स को हम सिंपली जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंपल करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके दो टर्मिनल होते हैं, अगेन आपका A एंड B, और इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज होता है VT या VL, जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, लोड होता है। यहाँ पे क्या करंट होती है, लोड करंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, आपका जो आइडियल करंट सोर्स होता है, इसमें लोड करंट जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज होती है। दैट मीन्स कि वाट एवर बी द टर्मिनल वोल्टेज और अ लोड वोल्टेज, लोड करंट इज ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई करंट। और ऐसा इसलिए होता है कि अगर मैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करूं, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसको कि हम पैरेलल में यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं, जिसको हम RSS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स में देखें, तो जो सप्लाई करंट होती है उसका कुछ पार्ट आपका इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होता है और बाकी रिमेनिंग करंट लोड को फ्लो हो जाती हैं। तो आपका क्या होता है कि लोड करंट सप्लाई करंट के इक्वल नहीं होता। तो अगर हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस RSH को इनफाइनाइट कर दें, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा, ये ब्रांच यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और इसमें करंट क्या फ्लो होगी, 0 करंट फ्लो होगी। दैट मीन्स सप्लाई करंट इज इक्वल टू लाइन करंट। तो आपका ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स आइडियल करंट सोर्स बन जाएगा। तो आइडियल करंट सोर्स में RSS की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अब हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स को देखते हैं, तो इस पॉइंट पे, इस नोड पे हम क्या करें, KCL अप्लाई करें। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट IS है और आउटगोइंग करंट क्या है, IL एंड ISH है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, IS इक्वल टू ISH प्लस IL, और IL क्या हो जाएगा, IS माइनस ISH। तो IL इक्वल टू IS माइनस, और ISH की वैल्यू क्या होगी, करंट क्या होती है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, और इस ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा वो लोड वोल्टेज के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो ISH को हम VL डिवाइडेड बाई RSS से लिख सकते हैं, और जैसे जैसे हमारा टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होगा, हमारी लोड करंट डिक्रीज होगी। तो हम ये बोल सकते हैं, इन केस ऑफ आइडियल करंट सोर्स, आपका लोड करंट इज डिपेंडेंट ऑन अ टर्मिनल वोल्टेज और अ लोड वोल्टेज। सो अगर VI कैरेक्टरिस्टिक्स से देखें, तो जैसे जैसे हमने लोड वोल्टेज को इंक्रीज किया, तो इन केस ऑफ आइडियल करंट सोर्स आपका लोड करंट हमेशा किसके बराबर होगा, सोर्स करंट के बराबर होगा, क्योंकि RSS क्या था, इनफाइनाइट था। ठीक है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें, तो एज वी इंक्रीज द लोड वोल्टेज, आपका जो लोड करंट होगा वो सप्लाई करंट या सोर्स करंट से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। नाउ कम टू द पॉइंट, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम इसलिए करते हैं कि कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आफ्टर द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाता है। तो हम वोल्टेज सोर्स को या तो करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, एज पर आवर कन्वीनियंस। वोल्टेज सोर्स की अगर मैं बात करूं, तो हमेशा हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लेंगे कन्वर्जन के लिए, और सिमिलर बेसिस पे हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स को कन्वर्जन के लिए लेंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स का कन्वर्जन आपस में कभी भी नहीं पॉसिबल है। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में
हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए कंडीशन है कि आपका सोर्सेज क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो वोल्टेज सोर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे सीरीज में आपका रेजिस्टेंस होता है, और करंट सोर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जहां की आपका पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब क्या करना है, इस वोल्टेज सोर्स का इक्विवेलेंट करंट सोर्स आपको ड्रॉ करना है। तो आपको पता है करंट क्या होती है, I इक्वल टू वी बाई आर। तो यहाँ पे करंट सोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा I इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे पैरेलल में। इसको एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि अगर 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसको हमें क्या करना है, करंट सोर्स में रिप्लेस करना है। तो इसको हम करंट सोर्स में किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, I क्या होता है आपका V बाई आर। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 एम्पियर का आपका करंट सोर्स हो जाएगा, और ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। नाउ कम टू द कन्वर्जन ऑफ करंट सोर्स इनटू अ वोल्टेज सोर्स। आपको पता है कि करंट सोर्स को हमने प्रैक्टिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ। तो अगर इस करंट सोर्स का इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स ड्रॉ करना है तो आपको पता है कि V क्या होता है, I इंटू आर। तो वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा, और ये सेम रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगी। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि 5 एम्पियर का कोई करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसका वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, तो वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर। तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, और इस रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 1। आफ्टर दैट I will continue with lecture number 2. Okay, thank you class.